अल्हम्दुलिल्लाह आलमीन अस्सलातु वस्सलाम अलैका रसूलुल्लाह। तो हम जो आज के टॉपिक से स्टार्ट करेंगे वो है रूट फ्रैक्चर। और हमने प्राइमरी डेंटिशन कर ली थी कि उसमें क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन हमने परमानेंट डेंटिशन नहीं किया। परमानेंट डेंटिशन का रूट फ्रैक्चर तक कर लिया था हमने। तो हम बात करें, स्टार्ट करेंगे आज रूट फ्रैक्चर से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, यहाँ रूट फ्रैक्चर की जो बात चल रही है ना, ये चल रही है हॉरिजॉन्टल रूट फ्रैक्चर की। ये मैंने कल भी बताया था, हॉरिजॉन्टल रूट फ्रैक्चर की बात चल रही है। उसमें अपाइकल थर्ड भी हो सकता है, मिडल थर्ड भी हो सकता है, और कोरोनल थर्ड रूट फ्रैक्चर भी हो सकता है। ये तीनों हो सकते हैं रूट फ्रैक्चर के अंदर। अब यहाँ पे सबसे पहले जो रूट फ्रैक्चर में बात लिखी हुई है वो ये है कि आपको अ, सबसे पहले ना, जो भी रूट फ्रैक्चर के साथ पेशेंट है, आपको स्प्लिंटिंग करनी होती है। यानी कि उस दांत को आ, अपनी जगह पे रख के और उसको स्प्लिट करना पड़ेगा। और कितने हफ्तों के लिए करना पड़ेगा, ये भी बीसीक्यू का सवाल है। 4 हफ्तों के लिए करना पड़ेगा अगर अपाइकल और मिडल थर्ड रूट फ्रैक्चर है। 8 हफ्तों के लिए करना पड़ेगा कि अगर कोरोनल रूट फ्रैक्चर है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि मोस्ट केसेस में क्या होता है कि स्प्लिंटिंग करने से रिपेयर मैकेनिज्म शुरू हो जाता है खुद ब खुद, और खुद ब खुद रिपेयर हो जाएगा और रूट कैनाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रिपेयर होने के 3 तरीके यहाँ पे लिखे हुए हैं, 3 मैकेनिज्म लिखे हुए हैं, 3 कैटेगरीज लिखी हुई हैं। नंबर 1 ये लिखा हुआ है कि जो रिपेयर होगा वो एक कैल्सिफाइड टिश्यू से एक रिपेयर मैकेनिज्म होगा। यानी कि मतलब फ्रैक्चर लाइन है, फ्रैक्चर लाइन पे तो जाहिर है उसको रिपेयर होना चाहिए, ये दो हिस्से मिल जाएं, जोड़ हो जाए। तो वो जो फ्रैक्चर लाइन है उसमें कौन से टिश्यूज की डिपोजिशन होगी। अगर एक तरीका ये है कि कैल्सिफाइड हार्ट टिश्यूज वहां पे बन जाएं और रिपेयर हो जाए। रेडियोग्राफ में बेसिकली क्या होता है, इनविजिबल, ये नजर नहीं आती। रेडियोग्राफ में देखोगे आपको ये रिपेयर लाइन नजर नहीं आएगी, क्योंकि रूट भी हार्ट टिश्यू होता है कैल्सिफाइड, और रिपेयर भी कैल्सिफाइड हार्ट टिश्यू से हुआ है। तो रेडियोग्राफ के अंदर मोस्टली नजर नहीं आता, इनविजिबल होता है। दूसरा मैकेनिज्म है रिपेयर का, वो ये है कि जो फ्रैक्चर लाइन है वहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू फॉर्मेशन होगी। तो जो रिपेयर होगा वो कनेक्टिव टिश्यू से होगा, यानी कि सॉफ्ट टिश्यू से। लिहाजा रेडियोग्राफ के अंदर आपको एक रेडियोलुसेंसी नजर आएगी, क्योंकि सॉफ्ट टिश्यू का कोई अपीयरेंस नहीं होता एक्सरे के अंदर। तो आपको नजर आएगा एक रेडियोलुसेंट लाइन नजर आएगी एक्सरे के अंदर। तो आप समझ जाओगे कि ये रिपेयर किससे हुआ है, कनेक्टिव टिश्यू से हुआ है। जो तीसरी कैटेगरी है, तीसरा मैकेनिज्म है, वो है कि बोनी टिश्यू से रिपेयर हो जाए, और एक्सरे में आपको वो कुछ ज्यादा ही रेडियो ओपेक नजर आएगा। तो ये 3 कैटेगरीज है रिपेयर की। कैटेगरी नंबर 1 के कैल्सिफाइड डेंटल टिश्यू से रिपेयर हो, वो एक्सरे में नजर नहीं आएगा क्योंकि वो केमोफ्लेज हो जाएगा। कैटेगरी नंबर 2 सॉफ्ट टिश्यू से रिपेयर हो, वो नजर आएगा क्योंकि सॉफ्ट टिश्यू हमेशा रेडियोलुसेंट होता है। कैटेगरी नंबर 3 रिपेयर की कि फ्रैक्चर लाइन में बोन डिपोजिशन हो जाएगी। तो बोन का रेडियोपेसिटी लेवल कुछ ज्यादा ही हाई होता है, तो आपको एक्सरे में एक एक जो लाइन है रेडियोपैक वो बहुत ज्यादा नजर आएगी। तो ये 3 कैटेगरीज हैं रिपेयर की। लेकिन अगर आपने 4 हफ्ता स्प्लिंटिंग भी की अपाइकल मिडल का और 8 हफ्ता कोरोनल का, लेकिन फिर भी रिपेयर नहीं हुआ और पल्प नेक्रोसिस की तरफ चला गया, तो अब आपको मजीद स्टेप्स लेने पड़ेंगे और ट्रीटमेंट मोडेलिटी को बढ़ाना पड़ेगा। आए बात करते हैं सबसे पहले कोरोनल फ्रैक्चर की। कोरोनल फ्रैक्चर में क्या होता है, जो कोरोनल सेगमेंट है, जो अब कोरोनल रूट फ्रैक्चर है, अब जो ऊपर वाला फ्रेगमेंट है, ट्रीटमेंट नंबर 1 उसको एक्सट्रैक्ट कर दो। क्या करो, उसको एक्सट्रैक्ट कर दो, कोरोनल फ्रेगमेंट को। अब रिमेनिंग क्या बची है, नीचे रूट बची है, उसका आप क्या करो, रूट कैनाल करके पोस्ट कोड बिल्डअप करके क्राउन लगा दो। सिचुएशन नंबर 2 है कि आप क्या, ट्रीटमेंट नंबर 2, आप, मैं कोरोनल रूट फ्रैक्चर की बात कर रहा हूँ। अब कोरोनल रूट फ्रैक्चर हो गया है और रिपेयर भी, रिपेयर मैकेनिज्म भी फेल हो गया। तो कोरोनल रूट फ्रैक्चर में क्या करना है, जो क्राउन का फ्रेगमेंट है उसको आपने एक्सट्रैक्ट कर दिया, बाहर निकाल दिया। ठीक है। और अब क्या बचा,
रूट बची है। अपाइकल थर्ड, मिडल थर्ड और आधा कोरोनल थर्ड, जहां तक फ्रैक्चर था वहां तक रूट बची है। लेकिन आप रूट कैनाल और पोस्ट कोड नहीं कर सकते क्योंकि रूट काफी अंदर है। तो आपको उसको थोड़ा सा बाहर निकालना पड़ेगा ताकि फेरियूल विजिबल हो जाए इंट्रा ओरली। तो उसको बाहर निकालने का जो तरीका है मशहूर, वो है ऑर्थोडोंटिक तरीका। इसको कहते हैं रैपिड ऑर्थोडोंटिक एक्सट्रूशन। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 4 से 6 हफ्तों 4 से 6 हफ्तों तक आपने करनी पड़ती है ऑर्थोडोंटिक एक्सट्रूजन। 4 मिलीमीटर तक हो जाएगी। आप क्या करते हो, एक जे हुक वायर बनाते हो और वो दांत पे लगा देते हो। 4 से 6 हफ्तों तक, 4 से 6 हफ्तों के बाद ये जो रूट है ना, ये 4 मिलीमीटर ऊपर हो जाएगी। तो फेरियूल विजिबल हो जाएगा और फिर आराम से आप रूट कैनाल करके पोस्ट और कोर बिल्डअप कर सकते हो। और तीसरा तरीका ये है कि आपने कोरोनल फ्रेगमेंट को एक्सट्रैक्ट किया और बाकी जो नीचे रिमेनिंग रूट है ना, उसके ऊपर म्यूकोपेरियोस्टल फ्लैप चढ़ा दो और उसको इंतजार करो ये खुद ब खुद रिजॉल्व हो जाए और उसके ऊपर बोनी डिपोजिशन हो जाए। तो ये 3 तरीके हैं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं है। मैं बेसिकली, देखो मैं दोबारा स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट हमने क्या किया कि हॉरिजॉन्टल रूट फ्रैक्चर 3 किस्म के होते हैं, या तो अपाइकल पे, रूट के अपाइकल पे, या मिडल पे, या कोरोनल पे। आइडियली हमें हमेशा पहले स्प्लिंटिंग करनी है। अपाइकल और मिडल के लिए 4 हफ्ते, कोरोनल के लिए 8 हफ्ते बीसीक्यू पॉइंट। स्प्लिंटिंग से क्या होता है, रिपेयर हो जाता है। रिपेयर होने के 3 मैकेनिज्म है। ये जो फ्रैक्चर लाइन है ना, जाहिर है इसमें डिपोजिशन होगी टिश्यू की, उससे ही रिपेयर होगा। कैटिक तरीका, मैकेनिज्म नंबर 1, डेंटल टिश्यू की डिपोजिशन होगी, वो बिल्कुल नॉर्मल तरीका है। एक्सरे में कोई लाइन नजर नहीं आएगी, डिस्क्रिपेंसी नजर नहीं आएगी। तरीका नंबर 2, नहीं सॉफ्ट टिश्यू आएगा, फिर एक्सरे में रेडियोलुसेंसी नजर आएगी क्योंकि सॉफ्ट टिश्यू है। तरीका नंबर 3, बोन डिपॉजिट हो जाएगी। अब बोन तो कुछ ज्यादा ही रेडियो पैक है तो आपको एक रेडियो पैक लाइन नजर आएगी। तो ये रिपेयर, लेकिन फिर भी तीनों रिपेयर मैकेनिज्म है, यानी कि अच्छी बात है। लेकिन कभी कभी रिपेयर होता ही नहीं है। रिपेयर होता ही नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर क्या करना पड़ता है, जब रिपेयर नहीं हो रहा, तो ऐसे सिचुएशन के अंदर आपको फिर रूट केनाल की तरह आपके पास फिर मुख्तलिफ ऑप्शंस आएंगे। अब पहले हम बात करते हैं कोरोनल रूट फ्रैक्चर की बात कर रहे हैं। उसमें क्या होता है, आप कोरोनल फ्रेगमेंट को बाहर निकालोगे। जो क्राउन वाला पोर्शन है उसको अलग कर दिया, एक्सट्रैक्ट कर दिया। अब क्या बची, रूट बची है। ठीक है ना, कोरोनल थर्ड तक रूट बची है क्योंकि हम कोरोनल फ्रैक्चर की, रूट की फ्रैक्चर की बात कर रहे हैं। अब 3 सिनेरियोस मैंने बताए उसको, फ्रेगमेंट को एक्सट्रैक्ट करने के बाद। नंबर 1, रूट कैनाल कर लो, पोस्ट कोड बिल्डअप। नंबर 2, पहले ऑर्थोडोंटिकली एक्सट्रूड करो, फिर रूट कैनाल पोस्ट कोड बिल्डअप करो। ऑप्शन 3 है, रूट कैनाल करो ही नहीं, म्यूकोपेरियोस्टल फ्लैप ऊपर चढ़ा दो, उसको खुद ही रिजॉल्व हो जाएगी। उसके बाद एक और तरीका है इंटरनल स्प्लिंटिंग का। ठीक है ना, इंटरनल स्प्लिंटिंग का तरीका ये है कि उसमें आपको स्प्लिंट लगाना है, यानी कि एक एच फाइल लगा देनी है, यानी कि क्राउन का जो फ्रेगमेंट है उसको अलग नहीं करना, उसको एक्सट्रैक्ट नहीं करना क्राउन के फ्रेगमेंट को, वो उधर जगह पे ही पड़ा होगा। और क्या करना है, आपको रूट कैनाल करनी है उसके थ्रू ही। और बीच में एक फाइल, अंदर कैनाल में एक फाइल डाल देनी है और छोड़ देना है। इसको कहते हैं इंटरनल स्प्लिंटिंग, कहते हैं। आप फाइल भी डाल सकते हो यार, कोई भी किसी किस्म की चीज डाल सकते हो आप, जिससे क्या होगा कि वो इंटरनली कोरोनल फ्रेगमेंट और अपाइकल फ्रेगमेंट आपस में अटैच्ड होंगे। तो ये एक तरीका है ना, कामयाब तरीका नहीं है लेकिन फिर भी एक तरीका है। बस ये 2-3 तरीके थे जो मैंने आपको बताए। लेकिन अगर अपाइकल रूट फ्रैक्चर है या मिडल रूट फ्रैक्चर है तो क्या करना है। तो इसमें क्या करना होता है कि आपने रूट कैनाल करनी है, लेकिन फ्रैक्चर लाइन तक रूट कैनाल करनी है। क्योंकि फ्रैक्चर लाइन के जो नीचे वाला हिस्सा है उसमें वाइटल टिश्यू होता है। फ्रैक्चर लाइन के जो ऊपर वाली रूट का हिस्सा है वो नेक्रोज्ड होती है, पूरा नेक्रोज नहीं होता। तो आपने रूट कैनाल भी कहाँ तक करनी है, फ्रैक्चर लाइन तक करनी है, पूरी नहीं करनी, फ्रैक्चर लाइन तक करनी है। तो आपने क्या करना पड़ेगा, फ्रैक्चर लाइन पे एक एमटीए का प्लग डालना पड़ेगा। क्या डालना पड़ेगा, एमटीए का प्लग, ताकि आपको पता चल जाए कि एक बैरियर क्रिएट हो चुका है। तो फ्रैक्चर लाइन पे एक एमटीए का प्लग डालोगे और उसके बाद रूट कैनाल करके जीपी डाल दोगे। और जो अपाइकल कैनाल होगी वो वैसे ही सेफ होगी, उसमें जीपी नहीं आएगी, एमटीए नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। तो फ्रैक्चर लाइन पे एमटीए और उसके ऊपर आप जीपी से ऑब्चुरेट कर दोगे, क्योंकि आप रिमेनिंग कैनाल को रूट कैनाल करके ऑब्चुरेट कर रहे हो, अपाइकल पोर्शन को छोड़ रहे हो। ये अपाइकल रूट फ्रैक्चर की बात कर रहा हूँ मैं। इसमें किसी फ्रेगमेंट को एक्सट्रैक्ट वगैरह नहीं करना, निकालना नहीं है। लेकिन जब कोरोनल रूट फ्रैक्चर हुआ था यानी ऊपर से, तो उसमें हमने कोरोनल पार्ट को एक्सट्रैक्ट किया था और बाकी हमारे पास 3-4 तरीके थे करने के।
तो ये मैनेजमेंट है। तो किसी को जहन में कोई सवाल है तो पता है। इंटरनल स्प्लिंटिंग में क्या होता है कि हम, कोरोनल रूट फ्रैक्चर का ही एक तरीका था। तो साइंटिस्ट ने क्या कहा कि कोरोनल क्राउन को बाहर नहीं निकाला जाए, वो अपनी जगह पे पड़ा रहे और डायरेक्ट रूट कैनाल की जाए। और फिर जब ऑब्चुरेशन करेंगे तो ऑब्चुरेशन की जगह पे हम फाइल डाल देंगे अंदर, ताकि बस दांत आपस में जुड़े रहें। तो एक जुगाड़ किस्म की ट्रीटमेंट थी ये। अपाइकल एंड मिडल थर्ड रूट फ्रैक्चर, अपाइकल और मिडल थर्ड में हम क्या करेंगे, एपिकल प्लग बनाएंगे एमटीए से। कहाँ तक, फ्रैक्चर लाइन पे बनाएंगे। और हाउ विल यू मेजर वर्किंग लेंथ अप टू फ्रैक्चर पार्ट, क्योंकि फ्रैक्चर पार्ट में ना आपको महसूस हो जाएगा कि फाइल पहले डालोगे आप, और क्या कहते हैं, एक्सरे करवाओगे। इसमें ज़ाहिर एपेक्स लोकेटर से नहीं पता चलेगा। आप फाइल अंदर डालोगे अंदाजे पे। एक प्री ऑपरेटिव एक्सरे आपके पास होगा, प्री ऑपरेटिव एक्सरे होगा आपके पास, उससे आप मेजर करोगे कि फ्रैक्चर लाइन तक कितनी वर्किंग लेंथ आती है। मिसाल 15 मिलीमीटर आई, कम आएगी, जाहिर सी बात है। 15 आई तो आपने 15 तक दोबारा फाइल डाली और एक्सरे करवाया और चेक किया, कंफर्म किया कि आपकी जो फाइल है वो फ्रैक्चर लाइन तक है या नीचे तो नहीं आ गई। अगर फ्रैक्चर लाइन तक है, वेरी गुड, शाबाश। तो फ्रैक्चर लाइन तक पल्पेक्टोमी करनी है। कहाँ तक करनी है, सिर्फ फ्रैक्चर लाइन तक करनी है। फिर आपने क्या करना है, ऑब्चुरेशन अभी नहीं करनी, पहले एमटीए डालना है 2-3 मिलीमीटर फ्रैक्चर लाइन में, 15 मिलीमीटर तक थोड़ा सा एमटीए डालना है। फिर रिमेनिंग कैनाल में जीपी डाल देना है। इंटरनल स्प्लिंटिंग कोई वो ट्रेडमार्क प्रोसीजर नहीं है, ये तो अब करना भी नहीं होता, ये सिर्फ वलबेरी में लिखा हुआ है। और लेटेस्ट गाइडलाइन में इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इंटरनल स्प्लिंटिंग का। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत अगर बीसी क्यू आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें हम ज्वाइंट कर लेते हैं कोरोनल फ्रेगमेंट को और अपाइकल पोर्शन को। किस तरह करके, अंदर आप डाल दोगे, एच फाइल डाल दोगे, या फिर निकिल क्रोमियम पॉइंट्स डाल दोगे, कोई ऐसी चीज डाल दोगे मेटल की जिससे वो जुड़ जाएंगे आपस में। सर कोरोनल रूट फ्रैक्चर का अदर ट्रीटमेंट रिपीट कर दें इफ स्प्लिंटिंग फेल्स। अच्छा, कौन बताएगा ये? दूसरे ऑप्शंस कौन बताएगा? अगर रिपेयर फेल हो गया तो हम क्या करेंगे, कौन बताएगा? कोई जिसको कोई पीजी बताना चाह रहा है, इससे आपकी बोलने की प्रैक्टिस हो जाएगी। कोई बताना चाह रहा है पीजी? ठीक है, आपने क्या किया, सबसे पहले तो स्प्लिंटिंग किया आपने ताकि खुद ही रिपेयर हो जाए। लेकिन रिपेयर नहीं हुआ अब, ठीक है ना? अब क्या करना है, रिपेयर नहीं हुआ तो जो कोरोनल क्राउन का, कोरोनल अब रूट यहाँ तक फ्रैक्चर हो चुकी है, ऊपर का जो हिस्सा है उसको मैं कह रहा हूँ कोरोनल फ्रेगमेंट कह रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होइएगा। उसको आपने निकाल दिया, क्योंकि वो तो हिल रहा था ना, उसको निकाल दिया। अब क्या बचा है, बाकी की रूट बची है। बाकी की रूट में क्या आता है, अपाइकल थर्ड भी आता है, मिडल थर्ड भी आता है, और आधा कोरोनल थर्ड भी आता है, क्योंकि फ्रैक्चर कोरोनल थर्ड पे हुआ है। तो कुछ हिस्सा कोरोनल थर्ड रूट का आता है। तो अब आपने इसकी करनी है रूट कैनाल पोस्ट कोट बिल्डअप। अगर फेरियल अवेलेबल है, फेरियल का मतलब होता है कि कुछ दांत का हिस्सा गम्स के ऊपर हो। अगर फेरियल अवेलेबल नहीं है तो जाहिर जाहिर सी बात है, इसको थोड़ा सा ऑर्थोडोंटिकली एक्सट्रूड करना पड़ेगा। 4 से 6 हफ्ते करते हैं और 4 मिलीमीटर दांत ऊपर हो जाता है तो फेरियल विजिबल हो जाता है। अब फेरियल विजिबल हो गया तो रूट कैनाल करके पोस्ट कोट कर लो। लेकिन तीसरा तरीका ये कि रूट कैनाल करो ही ना, इसके इस रूट के ऊपर म्यूकोपेरिस्टल फ्लैप डाल दो, इंतजार करो ये रिजॉल्व हो जाए, ये एक तरीका है। और इन तीनों का एक अल्टरनेटिव तरीका है इंटरनल स्प्लिंटिंग, लेकिन ये फ्लॉप तरीका है, इसकी कोई इतनी वैल्यू नहीं है, बस बीसीक्यू के लिए मैंने बता दिया। इंटरनल स्प्लिंटिंग में क्या होता है, कोरोनल फ्रेगमेंट को बाहर नहीं निकालते हैं, वो पड़ा का वहीं पड़ा रहेगा। और रूट कैनाल करने के बाद अंदर एक एच फाइल डाल देते हैं, ताकि बस एच फाइल पड़ी रहे, ऑब्चुरेट भी नहीं करते जीपी से।
ताकि बस वो अंदर पोर्शन जुड़े रहे हों। तो एक जुगाड़ का तरीका होता है कि कोरोनल और अपाइकल आपस में मिले रहे हों। तो ये कोई सक्सेसफुल तरीका नहीं है। इसकी आखिरी लाइन में भी लिखा हुआ है, मोस्टली ये फेलियर की तरफ जाता है। और अल्टरनेटिव ऑप्शंस जो मैंने शुरू के तीन बताए वो फेवर्ड है। और अपाइकल और मिडल थर्ड में अगर फ्रैक्चर लाइन है, वो मैंने बता दिया कि आप वर्किंग लेंथ मेजर कैसे करोगे। और फिर आप फ्रैक्चर लाइन तक क्लीनिंग शेपिंग करोगे। और फिर आप ऑब्चुरेट भी फ्रैक्चर लाइन तक करोगे, लेकिन पहले एमटीए का प्लग डालोगे फ्रैक्चर लाइन में। कोई रिपीट करना चाहेगा आप? शॉर्ट में रिपीट करो, बहुत शॉर्ट में चीज़ों को याद करो ताकि याद रहे, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। जी डॉक्टर वरीशा, आपको समझ आया कोरोनल रूट फ्रैक्चर के अदर ट्रीटमेंट ऑप्शंस? आप बता सकती हैं, रिपीट कर सकती हैं? अगर लाइब्रेरी में नहीं है तो, अगर लाइब्रेरी में मेरा ख्याल है बोलना मना होता है। लेकिन अगर आप ऐसी जगह पे जिसमें बोल सकती हैं तो आप रिपीट कर सकती हैं। सर हम पहले कोरोनल फ्रेगमेंट को रिमूव करेंगे और फिर हम पोस्ट पर दे देंगे और फिर क्राउन लगा देंगे अगर फेरियल अवेलेबल है। अगर फेरियल अवेलेबल नहीं है, हम्म। अ, अगर तो फिर हम जो ऑर्थोडोंटिक के लिए इसको एक्सक्लूड कर सकते हैं, फिर आरसीटी और कोर बिल्डअप वगैरह। जबरदस्त। और इसके अलावा इंटरनल स्प्लिंटिंग कर सकते हैं। और पता नहीं, एक और भी था। और इसके ऊपर फ्लैप डाल के इसको रिजॉल्व होने का इंतजार करेंगे, रूट को। जी। ठीक है, शाबाश शाबाश, बहुत डॉक्टर वरीशा, बहुत जबरदस्त, माशाल्लाह। अच्छा, म्यूकोपेरिस्टल फ्लैप का एडवांटेज क्या है? रूट को रिजॉल्व होने के लिए छोड़ देंगे हम, तो फ्लैप इसके ऊपर इसलिए देंगे ताकि खुले में नजर ना आए, रूट अंदर बंद हो जाए। एमटीए प्लग सर कितने मिलीमीटर तक देंगे? एमटीए प्लग हम 3-4 मिलीमीटर देंगे हम। कोई खास लिखा नहीं हुआ ये, नॉर्मली इतना ही दिया जाता है। और हाउ विल वी मेजर वर्किंग लेंथ? अच्छा डॉक्टर आयशा, आपको समझ में आ गई ये बात? हाउ विल वी मेजर वर्किंग लेंथ अप टू फ्रैक्चर पार्ट का रिपीट करेंगे आप? कैसे मेजर करेंगे? सर पहले हमारे पास जो एक्सरे है, एक प्री ऑपरेटिव एक्सरे में हम पहले मेजर कर लेंगे कि कितनी आ रही है वर्किंग लेंथ। और फिर हम फाइल डाल के अगेन एक्सरे लेंगे उसको कंफर्म करने के लिए। ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट। ठीक हो गया। पूर्ण। ठीक है। अच्छा डॉक्टर अक्सा, आप इंटरनल स्प्लिटिंग रिपीट करेंगे? अच्छा ये ठीक है सर, आई एम इन लाइब्रेरी। चलें ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा थैंक यू, अच्छा लगा आप लोगों ने सवालात पूछे हैं। और जिन लोगों ने बोला, वो कोई अगर आप में से बोलता है ना, तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है कि इससे ना बहुत रिवीजन बहुत अच्छी हो जाती है। भले थोड़ा भी बोलो, लेकिन बोलने वाली स्ट्रेटेजी बड़ी इफेक्टिव है। आवाज़ निकालने वाली, बोलने वाली। और यहाँ पे बोलो, कोई शक्ल वकल वकल नहीं देख रहा आपकी, कोई कहीं से देख के बता रहे हो, कोई फर्क नहीं। अगर लाइब्रेरी में हो कोई, तो ऐसी जगह पे तो अलग बात है, वो तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा। लेकिन अगर आप ऐसी सिचुएशन में तो बोल पा रहे हो, तो कोशिश करके बोला करो। और जब अकेले में भी पढ़ाई करो ना, तो ये स्ट्रेटेजी फॉलो किया करो कि एक चैप्टर अगर आपने याद किया तो अपने दोस्त को बताया करो। और फिर दोस्त को बोलो कि तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारा सुनूंगी, फिर वो उसका, एक दूसरे को बताया करो, इस बगैर देख के नहीं, बगैर देख के बताया करो। इससे चीजें याद हो जाती हैं अच्छे से और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। फिर वाइवा में इंसान कंफ्यूज भी नहीं होता यार, आगे कहीं ना अच्छे से चीजें याद हो जाती हैं। और बताने का मतलब नहीं एग्जैक्ट रट्टा बताओ, वो मैं बात नहीं कर रहा, ऐसे ऊपर ऊपर में उर्दू में बताओ, अपनी लैंग्वेज में बताओ, पंजाबी में, सिंधी में, जो भी हो, तुम पश्तो में। तो अपनी जबान में बैठ के बताओ, और एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए ताकि चीजें ऐसी मजा आएगा, फिर आपको अंदर से आप अच्छा फील करोगे। मैंने जिंदगी भर अपने अंडर ग्रेड लाइफ से लेकर अभी तक मैंने ये स्ट्रेटेजी फॉलो की है। इवन मैं जब फाइनल ईयर में था, तो मेरे पास पूरी बुक्स की रिकॉर्डिंग होती थी मेरे मोबाइल फोन के अंदर। चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 20 तक मेरी ही आवाज के अंदर। और बगैर, और वो सारी रिकॉर्डिंग्स बुक बंद करके रिकॉर्डिंग्स होती थी।
चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, और कोई अगर सुने वो रिकॉर्डिंग सुनता उस वक्त तो बोलता तुमने देख के रिकॉर्डिंग की, लेकिन वो बगैर बुक की रिकॉर्डिंग होती थी। तो कोई कभी पार्टनर नहीं होता था तो खुद को बताते थे, लेकिन पार्टनर होता था, मैं तो हमेशा ग्रुप स्टडी का कायल था और ग्रुप स्टडी होती थी मेरी, तो हम एक दूसरे को बताया करते थे। पहले मैं बताता था और सामने वाले को बोलता था अब तू मुझे सेम चीज बता। और वो उस टाइम वेस्ट उसको मैं नहीं समझता था कि वही बात जो मैंने बताई है दोबारा मुझे सुननी पड़ेगी, यार कौन ख्वार है। ख्वारी की बात नहीं है, फायदा ही है, उस सामने वाले का फायदा होगा तो पहले तुम्हारा फायदा होगा। तो इसको कहते हैं सिंपल, एक दूसरे को फायदा दे दो। ठीक है ना, तो ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। अब रूट फ्रैक्चर हमारा क्लियर हो गया, अब हम आते हैं स्प्लिंटिंग पे आते हैं। स्प्लिंटिंग का पता है क्या होता है, कोई बताएगा स्प्लिंटिंग क्या होता है? कोई पीजी बताएगा स्प्लिंटिंग क्या होता है? आज पीजी बहुत खामोश है। स्प्लिंटिंग क्या होता है? टू पीसेस को ज्वाइन करना, फिक्स करना, डॉक्टर हलीमा। अच्छा, नाइस। दांतों में स्प्लिंटिंग क्या होगी? वायर से मोबाइल पीसेस को रोकना। ठीक है। डॉक्टर मारिया, आप एक्सप्लेन कर सकती हैं लाउड पे? सर बेसिकली स्प्लिंटिंग में ऐसा होता है कि जब हमारे पास कोई ट्रॉमा होता है, उसमें कोई चीज़ मोबाइल हो जाती है, तो और हमें फील होता है कि ये जो है इस जगह पे रुक जाएगी ट्रॉमा की वजह से, तो हम उस जगह को स्टेबलाइज कर देते हैं वायर के थ्रू। तो उसको हम स्प्लिंटिंग और इमोबिलाइज कर देते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर रिकवरी होती है, हीलिंग पावर होती है। तो मोस्टली जो है वो जो ग्रेड 1 ग्रेड इवन ग्रेड 3 भी इमोबिलाइज हो सकता है। परफेक्ट, ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच। और डॉक्टर अक्सा ने भी सही कहा, इमोबलाइज द टूथ इन करेक्ट इनाटॉमिक पोजीशन। अब ये बहुत गौर से सुनिएगा, क्लिनिकली भी इंपॉर्टेंट है। अक्सर ऐसे मरीज आते हैं आपके आपके पास, आएंगे क्लिनिक करोगे मुस्तकबिल में या फिर ओपीडी में कि किसी का दांत हिल रहा है, मोबाइल है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करोगे? दांत को एक्सट्रैक्ट नहीं करोगे, हमेशा स्प्लिंटिंग करोगे। अगर फॉर एग्जाम्पल दांत की मूवमेंट थोड़ी सी पोजीशन चेंज है, इधर टेढ़ा हो गया, तो उसको पहले सही पोजीशन पे लेके आओगे, राइट एनाटॉमिक पोजीशन, और फिर स्प्लिंट कर दोगे। यानी कि मुख्तलिफ तरीके स्प्लिंट करने के ना। यानी कि सामने एक समझो, एक तरीका तो मशहूर है और वो है वायर वाला तरीका। यानी कि एक आप ऑर्थोडोंटिक वायर कट करोगे। कितनी कट करोगे कि मिसाल ये तीन दांत है, ये वाला दांत हिल रहा है, सॉरी, ये वाला दांत हिल रहा है। ये मेरी बाकी उंगलियां क्यों हिल रही हैं भाई? ये वाला हिल रहा है, ठीक है, बीच वाला हिल रहा है। बाकी दोनों तमीज के साथ दांत बैठे हुए हैं। ये वाला चलो ज्यादा डिस्प्लेस हो गया, उसको मैंने अपनी जगह पे किया, इस उंगली को, तीनों बराबर हो गए। अब मैंने ये वायर तोड़ी और वायर मैंने इस तरह लगा दी तीन दांतों में। एक उस दांत पे लगाई जो मोबाइल है या जिसकी मैंने इनाटॉमिकल पोजीशन सही की है, और एक पड़ोसी दांत और राइट साइड पे, और एक पड़ोसी दांत लेफ्ट साइड पे। इसको कहते हैं फंक्शनल स्प्लिंटिंग। मतलब थोड़ी सी स्प्लिंटिंग, यानी एक एक दांत हमने लिया सपोर्ट के लिए। इससे क्या होता है कि ये अलाउ करता है, थोड़ी सी इस दांत की मोबिलिटी को अलाउ करता है, क्योंकि ज्यादा हमने इसको मजबूती से नहीं सपोर्ट दिया। एक होती है रिजिड स्प्लिंटिंग, उसमें क्या होता है 5 उंगलियां आ गई, यानी 5 दांत आ गए। तो एक सेंटर वाला दांत जो इमोबाइल है उस पे वायर होगी और 5 दांतों पे होगी, दो पड़ोसी दांत राइट साइड पे, दो पड़ोसी दांत लेफ्ट साइड पे। इससे क्या होता है, जो मोबाइल दांत होता है ना वो बिल्कुल इमोबाइल हो जाता है, 100%, उसकी कोई भी मूवमेंट नहीं होती। इसको कहते हैं रिजिड स्प्लिंटिंग। तो ये दो चीजें हैं, एक फंक्शनल स्प्लिंटिंग, यानी कि एक दांत इधर का लिया, एक इधर का एक्स्ट्रा लिया, और इसमें अलाउ अलाउ होता है, मिनिमल मूवमेंट अलाउ होती है, मतलब कंप्लीट इमोबिलाइजेशन नहीं होती। लेकिन एक होती है रिजिड स्प्लिंटिंग, दो दांत यहाँ से लिए, दो दांत यहाँ से लिए, और दांत बिल्कुल रिजिड हो जाता है, यानी कि मूवमेंट बिल्कुल कैद हो जाता है। अब मुझे एक बंदा इधर से पकड़े, एक इधर से पकड़े, फिर भी मैं छुड़ाने की कोशिश करूंगा, थोड़ा सा हिलूंगा। लेकिन अगर मुझे दो लोग इधर से पकड़े, दो इधर से, तो मैं बिल्कुल समझो कैद हो जाऊंगा, मैं जो हिलना चाहूं तो भी हिल नहीं पाऊंगा। तो इसको कहते हैं रिजिड स्प्लिंटिंग। अब हमारे यहाँ ज्यादा स्प्लिंटिंग कौन सी ज्यादा अच्छी है? तो इसका जवाब ये है कि दांतों में फंक्शनल स्प्लिंटिंग ज्यादा अच्छी है, थोड़ी सी मिनिमल मूवमेंट होनी चाहिए। अगर आप रिजिड स्प्लिंटिंग करते हो ना तो एनकाइलोसिस हो जाता है।
क्योंकि बिल्कुल अगर दांत की मूवमेंट नहीं होगी तो क्या होगा, वो बोन से जुड़ जाएगा और बोन डिपोजिशन हो जाएगी, सीमेंटम और बोन मिल जाएंगे। तो हमेशा कौन सी स्प्लिंटिंग अच्छी है, फंक्शनल स्प्लिंटिंग अच्छी है, और जिसका मैंने मतलब आपको बता दिया फंक्शनल स्प्लिंटिंग का क्या होता है। उसके बाद हम आ रहे हैं कि स्प्लिंटिंग ना बेसिकली कितने टाइम के लिए करनी चाहिए। स्प्लिंटिंग मोस्टली करनी चाहिए 2 हफ्तों के लिए, अगर सिर्फ दांत इन्वॉल्व है। और अगर एल्व्यूलर बोन भी इन्वॉल्व है, यानी कि एल्व्यूलर सॉकेट भी इन्वॉल्व है, तो फिर 4 हफ्तों के लिए। ये जर्नल बता रहा हूँ, वैसे अब अलग अलग हम पढ़ेंगे सबका, लेकिन ऑन जर्नल नोट में आपको बता रहा हूँ कि नॉर्मली स्प्लिंटिंग 2 हफ्तों के लिए की जाती है। लेकिन अगर एल्व्यूलर बोन भी इन्वॉल्व है तो कितने हफ्तों के लिए की जाएगी, 3 से 4 हफ्तों के लिए, या 4 हफ्तों के लिए अगर बीसीक्यू में आ जाए। अब क्या क्या मेथड है स्प्लिंटिंग करने के। नंबर 1 जो मैंने मेथड आपको बताया वो है वायर एंड कंपोजिट स्प्लिंटिंग। यानी कि आपने ऑर्थोडोंटिक वायर काटी, साइज उसकी चेक की कि 3 दांतों को कवर कर रहा है या नहीं कर रहा। और फिर आपने क्या किया, पहले इसको ड्राई किया दांतों को, एच किया, वॉश किया, प्राइम लगाया, कंपोजिट लगाया मिडल थर्ड में। कहाँ पे लगाया, मिडल थर्ड में, ये दांत के मिडल पे, मिडल पे, मिडल पे। और फिर आपने वायर जोड़ दी, और फिर दोबारा कंपोजिट लगाया वायर के ऊपर ताकि और मजबूत हो जाए, फिर आपने क्योर किया। फिर आपने छोड़ दिया, वायर यहीं की यहीं रुकी रहेगी कंपोजिट की मदद से। और फिर थोड़ी सी फिनिशिंग कर ली अगर एक्सेसिव कंपोजिट आ गया है तो। और स्प्लिंटिंग वायर कहाँ लगानी होती है, मिडल थर्ड में लगानी होती है। जिंजाइवल थर्ड में क्यों नहीं लगानी होती, क्योंकि फिर प्लाक अक्यूमुलेशन होगी और पेरियोडोंटल प्रॉब्लम हो सकता है। पैलेटल सरफेस पे क्यों नहीं लगानी होती, क्योंकि अगर तुम्हें रूट कैनाल करनी पड़े बीच में तो एक्सेस ओपनिंग की जगह मिल जाए। तो स्प्लिंटिंग कहाँ पे करनी होती है, फेशियल सरफेस के भी मिडल थर्ड पे। ये इसका बीसीक्यू का जवाब है। अगर कॉम्पोजिट नहीं यूज करना चाहते तो तुम लोग एक्रेलिक रेजिन भी यूज कर सकते हो, यानी कि जो टेम्परेरी क्राउन ब्रिज मटेरियल होता है या जो प्रोस्तो में इस्तेमाल होता है एक्रेलिक रेजिन, उससे भी आप स्प्लिंटिंग कर सकते हो ऑर्थोडोंटिक वायर से, अगर कॉम्पोजिट यूज नहीं करे। लेकिन कॉम्पोजिट ज्यादा बेहतर है, उसकी बॉन्डिंग ज्यादा अच्छी है। एक आता है टीटीएस, उसको कहते हैं टाइटेनियम ट्रॉमा स्प्लिंट। इसकी फिगर भी बनी हुई है, बड़ी अच्छी बनी हुई है। और इसके बेसिकली ये क्या है, प्री फेब्रिकेटेड होता है, ऑलरेडी बना बनाया मिलता है, यानी कि आपको ऑर्थोडोंटिक वायर काटने की जरूरत नहीं है। आपको बनाया 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 टीटीएस मिलेगा, वो आप दुकान से खरीद सकते हो। और उसको किससे लगाया जाता है, सेम कंपोजिट से लगाया जाता है। सर वायर लगाने के बाद क्योर करते हैं, देन दोबारा एच करते हैं। वायर लगाने के बाद क्योर करेंगे, वायर लगाने के बाद ही तो क्योर करना है। पहले क्योर करोगे तो वायर कैसे लगेगी। कॉम्पोजिट डाला, अभी क्योर नहीं करना, पहले वायर अंदर घुसाओ तो सही कॉम्पोजिट के अंदर। कॉम्पोजिट के अंदर वायर घुसा दी, फिर दोबारा कॉम्पोजिट ऊपर ऐड किया, फिर क्योर किया, तो क्योर तो करना ही आखिर में है आपने। वहाँ पे दोबारा एच करने की क्या जरूरत है, एच तो शुरू में करते हो, दांत को एच करोगे। हर कॉम्पोजिट के ऊपर वाले इंक्रीमेंट को एच करने की जरूरत कभी भी नहीं होती। ठीक है, अच्छा सवाल था। और सवालात पूछते जाएं ताकि और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो, और जो लोग लाइव अटेंड कर रहे हैं उनको फ़ायदा हो। लेकिन अफसोस होता है उन लोगों पे जो लोग लाइव अटेंड नहीं कर रहे हैं, और बहुत दुख होता है मुझे। और क्योंकि सिर्फ 16 लोग हैं जो कि बहुत कम हैं, और फाइनल ईयर के काफ़ी लोग नहीं हैं, काफ़ी लड़के लोग भी नहीं हैं। और उन तक मेरा मैसेज भी पहुंचाइएगा। बहुत डिसअपॉइंटिंग रिस्पॉन्स है। क्योंकि अगर रिकॉर्डिंग पे ही रिलाय करना, ये शो कर रहा है कि आपके अंदर की प्रायोरिटीज क्या हैं। आप समझते हो यार अभी हॉस्टल पे कुछ ना कुछ टाइम पास कर लेंगे, लेक्चर रिकॉर्डिंग मिल जाएगी बाद में सुन लेंगे, क्या अभी दोपहर को गर्मी में लेक्चर सुनने की जरूरत है। व्हाट इज सक्सेस रेट ऑफ स्प्लिटिंग, बहुत अच्छा सक्सेस है स्प्लिटिंग का। सर वायर की थिकनेस ये लिखा ही नहीं हुआ। जो चीज़ लिखी नहीं हुई तो उसमें इतना जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। और सर विच टाइप ऑफ स्प्लिंट इज बेस्ट, वो उस पे हम बात करेंगे कौन सा स्प्लिंट बेस्ट है। एक्रेलिक रेजिन से एस्थेटिक अचीव होता है, ये मैं बात नहीं समझा। एस्थेटिक अचीव होता है, नहीं नहीं, एस्थेटिक तो कॉम्पोजिट में ज्यादा है, एक्रेलिक में तो कम है। कॉम्पोजिट से अच्छा एस्थेटिक्स क्या होगा। व्हाट टाइप ऑफ स्प्लिंट इज बेस्ट, ठीक है वो इस पे आते हैं। अच्छा, टीटीएस का क्या फायदा है, टीटीएस का फायदा ये है कि उसको लगाना आसान होता है। वायर ऑर्थोडोंटिक वायर को हैंडल करना मुश्किल होता है भाई। ये मैंने केसेस बहुत किए हुए हैं स्प्लिंटिंग के अपने पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग के अंदर, क्लिनिक के अंदर।
वायर को एक दफा ऐसे लगाते हो, वो ऐसे ना कभी फ्लेक्सिबल नहीं होती, बड़ी रिजिड होती है, और लगाने के बाद भी कभी कभी ऐसे बाहर आ जाती है। फिर दोबारा कॉम्पोजिट लगाना पड़ता है ऊपर, बड़ा मुश्किल होता है उसको हैंडल करना, बहुत मुश्किल होता है। तो जो टीटीएस है वो बनाया बनाया मिलता है। अगर साथ में वलबेरी की किताब आपकी खुली हुई है तो ये पिक्चर जरूर देखिएगा, फिगर 12.35। मेरे पास चैप्टर 12 है, आपके पास में भी चैप्टर 13 हो। तो वो क्या होता है, इजी इडॉप्ट, फ्लेक्सिबल होती है बहुत ज्यादा, आराम से उसको इडॉप्ट, इजी टू इडॉप्ट, यानी कि दांत पे लगाना आसान है। फ्लेक्सिबल होती है, रिजिड नहीं होती, ऐसे बाहर नहीं आएगी। और नंबर 3, इजी टू अप्लाई विद कॉम्पोजिट डिजाइन, आसान होती है और आसानी से निकल जाती है। तो फायदे ही फायदे, आसानी से लगाने में, आसानी निकालने में, कॉम्पोजिट से आसानी से जुड़ जाती है, फ्लेक्सिबल होती है। तो बड़े इसके फायदे हैं और एडवांटेजेस हैं। एक और मेथड है, वो है ऑर्थोडोंटिक ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स लगा दो। ये आप किसका डॉक्टर आकिफा, अपना सवाल प्रॉपरली मुझे बताइएगा, वॉइस अगर आप बोल सकती हैं तो मुझे समझाइएगा क्या पूछना चाह रही हैं। टीटीएस की बात कर रहे हैं, टीटीएस ज्यादा अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, बिल्कुल ऐसा है। टीटीएस ज्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करेगा और ज्यादा अच्छा है। टीटीएस किसकी जगह पे हम यूज कर रहे हैं? स्प्लिंटिंग इक्वली बेनिफिशियल फॉर बोथ प्राइम, नहीं, प्राइमरी दांत में स्प्लिंटिंग कहाँ करते हैं हमने? अच्छा हाँ, मतलब अगर हाँ कुछ सिचुएशंस में हम कर सकते हैं जो हमने कल पढ़ा था, तो बिल्कुल बेनिफिशियल, इक्वली इक्वली बेनिफिशियल है। लेकिन मोस्ट केसेस में हम प्राइमरी दांतों में हम नहीं करते स्प्लिंटिंग, लेकिन जैसे हमने पढ़ा था कल, हमने उसमें कर सकते हैं हम। क्या, क्या कौन सा वाला पॉइंट था? बल्कि वलबेरी के मुताबिक तो स्प्लिंटिंग हमें नहीं करनी प्राइमरी दांतों में। वलबेरी के मुताबिक हमें प्राइमरी दांतों की स्प्लिंटिंग नहीं करनी, और वैसे हम कर सकते हैं, प्राइमरी दांतों की स्प्लिंटिंग कर सकते हैं। लेकिन वलबेरी में हमने कल किसी दांत की स्प्लिंटिंग नहीं की थी। जो लेटरल लक्सेशन भी हुई थी उसमें हमने क्या किया था, वेट किया था रिपोजिशन होने का। और इंट्यूसिव लक्सेशन में भी हमने वेट किया था 6 महीनों तक, और अगर नहीं हो रही तो उसको एक्सट्रैक्ट कर देना है दांत को। तो कहीं स्प्लिंटिंग का जिक्र ही नहीं था प्राइमरी दांत में। तो ये आपने कहाँ पढ़ा और कहाँ सुना, डॉक्टर आयशा मुझे बताएंगी जोर से? कि आपने सवाल किया स्प्लिंटिंग इक्वली बेनिफिशियल फॉर बोथ प्राइमरी एंड परमानेंट, तो आपका मानना है कि प्राइमरी दांतों में भी स्प्लिंटिंग करनी चाहिए हमें? ये कहाँ पढ़ा आपने, कहाँ सुना? अच्छा, अगर आप लोग लाइब्रेरी में नहीं हो, जो लोग नहीं है वो कोशिश करके जोर से बात करें। ऑडियो डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो तो ज़्यादा टाइम बचेगा, रादर देन टेक्स्ट करने, उधर कमेंट करने के। कि जूम का तो यही फायदा है, यूट्यूब का ये नुकसान होता है, सिर्फ कमेंट कर सकते हो आप लोग, नहीं बोल सकते। इसमें आप लोग बोल सकते हो, तो अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप लोग बोलो, डायरेक्ट बोलो, 1 to 1 कन्वर्सेशन करो, इंटरेक्टिव बनाओ उसको। सर मे बी वो फ्रैक्चर, बोन फ्रैक्चर का कह रही हूँ। हाँ। अगर सर अगर पीडियाट्रिक मतलब कि प्राइमरी डेंटिशन में कोई एल्वियोलर फ्रैक्चर भी हो जाता है हम्म। तो फिर हो सकती है स्प्लिंटिंग? स्प्लिंटिंग वलबेरी के मुताबिक तो नहीं हो सकती, लेकिन वैसे हो सकती है। लेकिन अभी मैं इतना कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा आपको, मैं खुद ही आपको यहाँ पे वलबेरी पे टिका के रखा है। तो स्प्लिंटिंग नहीं ठीक करनी है। है प्राइमरी दांतों में। कल हमने यही किया था ना, कोई दोबारा रिवाइज तो बताएगा कल क्या किया था हमने? सब लग्जेशन में क्या था, अगर थोड़ी सी मोबाइल है तो उस वेट करेंगे, ज्यादा मोबाइल है तो उसको एक्सट्रैक्ट कर देंगे। एक्सट्रूसिव लग्जेशन में प्राइमरी दांत को एक्सट्रैक्ट कर देंगे। लेटरल लग्जेशन और इंट्रूसिव लग्जेशन में हम चेक करेंगे रूट की पोजीशन क्या है, अगर पैलेटली है तो एक्सट्रैक्ट कर देंगे। अगर रूट बक्कली है तो फिर वेट करेंगे 6 महीनों तक, और 6 महीनों तक रिपोजिशन नहीं हो रहा तो एक्सट्रैक्ट कर देंगे। तो कहीं ऐसा कुछ खास स्प्लिंटिंग का जिक्र नहीं था।
तो